हूँ समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ख़बरों का आज एक अंबार है और डिटेल्स भी बड़ी होशरुबा हैं और बहुत सख्त किस्म के रिमार्क्स। अदलिया हर रोज़ एक कदम और आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है अपनी आज़ादी के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए और इसके साथ साथ इंसाफ करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ साजिशें भी खूब हो रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से इस आज़ाद अदलिया का रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है। ये सब इस वीलॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पर शायर अहमद फरहाद के जो बाजियाबी से मुतल्लिक केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स हैं, दैट आर अनबिलीवेबल। मतलब आप टोटली यकीन ही नहीं कर सकते कि ये हमारी अदलिया इस तरह के रिमार्क्स भी दे सकती है जो कि आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दिए हैं। इसी तरह से जो आज इस्लामाबाद के तीनों हलकों के यानी NA 45, 46, 47 के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, जो उनके ओवरऑल समात के दौरान पूरा एक जेस्चर था, कंडक्ट था, वो अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि अदलिया अब किसी भी तरह खौफजदा होने के किसी मूड में है या कोई दबाव लेने के मूड में है। इसी तरीके से आज इमरान खान साहब की 3 मज़ीद केसेस में बरियत हो गई है। इसके ऊपर आपको डिटेल्स देंगे। ख़बरें हैं इस हवाले से भी कि क्या सूरत हाल है जनाब, जब हम बात कर रहे हैं कि साजिशें जो हो रही हैं उसके हवाले से भी। और फिर एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है कि जनाब एक और सीट नून लीग की छिन गई है PP 133 ननकाना से। यहाँ पर भी धांधली के ज़रिए जितवाया गया जो नोटिफिकेशन था उसको कलअदम करार दे दिया गया। और इसके साथ साथ जो ईरान के सदर के हवाले से अब कन्फर्मेशन हो गई, आखिर में थोड़ी उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज ज़्यादातर ख़बरें ज़ाहिर कोर्ट से, इन तमाम ख़बरों की डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बात करते हैं आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की, जिन्होंने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में लास्ट टाइम ही काफ़ी ज़्यादा वार्न कर दिया था कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कोताही या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज के दिन भी जब सुबह समाअत हुई शुरू तो वही हीले बहाने के देख रहे हैं, पता कर रहे हैं, पता चल जाएगा, अभी नहीं पता, फ़लाँ का पूछा, फ़लाँ को भी नहीं पता। तो इन तमाम जो हीले बहाने हैं उनसे साफ साफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बिल्कुल इत्मीनान का इजहार भी नहीं किया और डांट डपट भी की और कहा कि आप क्या समझ रहे हैं कि आप इस तरीके से चलेंगे तो क्या मामलात सही हो जाएंगे। बल्कि वो तो छुपा रहे थे, तो उन्होंने साफ कहा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ISI के सेक्टर कमांडर से बात करेंगे, क्या उनसे पूछेंगे कि कौन से वाले सेफ हाउस में रखा हुआ है। इस तरह नहीं ये चलेंगे मामलात। और फिर उन्होंने 3 बजे तक का वक्त भी दिया और कहा कि 3 बजे जो है उन्हें हतमी रिपोर्ट इस सिलसिले में पेश की जाए, वरना फिर उसके बाद ऐसा ऑर्डर जारी करूंगा कि फिर आप लोग गिला मत कीजिएगा। उनकी कोशिश थी कि इसमें वक्त ले लिया जाए, लेकिन वो वक्त नहीं मिला और सिर्फ 3 बजे तक का उन्हें वक्त दिया गया। इस दौरान जो अहमद फरहाद की अहलिया हैं उनकी तरफ से एक इंकशाफ हुआ बड़ा होशरुबा किस्म का, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से 17 मई को उनके साथ राब्ता किया गया। उन्होंने बताया कि 17 मई को उनके शौहर के ही व्हाट्सएप नंबर से कॉल आई उनके नंबर पर, और उस कॉल के ज़रिए राब्ता करते हुए ये कहा गया कि आप अपनी ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस ले लें, अहमद फरहाद को छोड़ दिया जाएगा, वो घर वापस आ जाएंगे। इसके ऊपर उनकी बातचीत उस व्हाट्सएप पे शुरू हुई और फिर उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ये कहा कि मैं ये तो नहीं कर सकती कि मैं दरख्वास्त वापस ले लूँ, लेकिन इस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाया जा सकता है उसके ऊपर बात हो सकती है, बशर्ते कि अहमद फरहाद की बाहिफाजत वापसी हो जाए। तो इसके ऊपर उनकी अहलिया का ये बताना था कि उन्हें ये कहा जा रहा था कि आप ना सिर्फ दरख्वास्त वापस ले लें बल्कि उनसे ये भी कहें कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं चले गए थे। वही जो एक पुराना हमें वतीरा नज़र आता है, वही वतीरा यहाँ पर भी अप्लाई करने की कोशिश की गई कि यही कह दिया जाए ताकि अदालत इस मामले के ऊपर मज़ीद कोई कानूनी कार्रवाई को आगे ना बढ़ा सके और इसको यहीं पर मामले को रफा दफा करके ख़त्म कर लिया जाए। लेकिन ये जो उन्होंने बताया कि 3 ड्राफ्ट्स भी इस सिलसिले में एक्सचेंज हुए। इसके बावजूद भी ये बताया गया उनकी अहलिया की तरफ से कि हफ्ते के रोज़ तक भी अहमद फरहाद चूँकि वापस नहीं आए तो इस वजह से उन्होंने अपनी दरख्वास्त भी वापस नहीं ली और आज के दिन वो बाकायदा प्रोसीडिंग का हिस्सा रही।
अब ये सारी गुफ्तगू जो है मंजर आम पर आ चुकी है। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई इसमें शक है कि वो कहाँ पर हैं, उनसे रब्ता नहीं किया गया या वो कोई अपनी मर्जी से चले गए हैं, तो अब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। और यही सूरत हाल ज़ाहिर है कोर्ट को भी मालूम है, मुअज़्ज़ज़ जज साहब को भी मालूम है। और फिर अब इशू क्या है, इशू ये है कि जज साहब इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। और मैं ये आज हैरान हूँ कि क्या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस पाकिस्तान में नहीं रहते? क्या उनके बीवी बच्चे इस पाकिस्तान में नहीं रहते? क्या इस पाकिस्तान में जहां हम ये सोचते हैं, हमें हमारे सीनियर सहाफ़ी भी ये समझाते हैं, जहां पर हम अपने इर्द गिर्द यही देखते हैं कि कोई सियासतदान हो, बड़े बड़े पार्टी लीडर्स हों या ब्यूरोक्रेट हों, हर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है कि जी इस मुल्क में तो ऐसा ही चलना है, लिहाजा हम क्यों अपनी जान मुसीबत में डालें। लेकिन यहाँ पर ही कुछ सरफिरे लोग मौजूद हैं जो अपनी जान मुसीबत में डालकर बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के भी इसी तरह के कुछ जज्बात नज़र आते हैं। 3 बजे जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो उन्होंने फिर इसके ऊपर पूछा कि जी आपने रब्ता किया है, तो उनके वकीलों की तरफ से ये बताया गया कि जी हमने ISI से पूछा है। उन्होंने तरदीद की है और उन्होंने कहा कि बंदा हमारे पास नहीं है। इस पर फिर वो और ज़्यादा गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि अजीब बात है, एक तरफ उनकी अहलिया से रब्ता किया जाता है और फिर कहा जाता है कि हम बंदा छोड़ देते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जी बंदा हमारे पास नहीं है। बंदा तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा हर सूरत, और मैं कोई लंबी तारीख भी नहीं दूंगा। काफ़ी उनके वकील की तरफ से ये कहा गया कि जी आप कल तक की तारीख दे दें, आप कुछ दिनों के बाद की तारीख दे दें, लेकिन जस्टिस साहब इस पर काफ़ी बरहम हुए। फिर उन्होंने इस पर वार्न किया उन्हें कि हम ना सिर्फ कल के लिए तो उन्होंने ये किया कि जो सेक्रेटरी दिफा हैं उनको भी और सेक्रेटरी दाखिला को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया कि पहले तो वो ज़रा पेश हों। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि मैं इन वजारतों को भी, इन वजारतों के वज़रा को भी बुलाऊंगा, मैं वज़ीर आज़म को भी बुलाऊंगा, मैं ISI के चीफ़ को भी बुला सकता हूँ, मैं सबको यहाँ पर लाइन हाजिर कर दूंगा, लेकिन बंदा तो आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उन्होंने कहा इब्तिदाई तौर पर अभी मैं सिर्फ सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को ही नोटिस कर रहा हूँ कि कल ज़ाती हैसियत में तलब हो। और फिर उन्होंने इस पर सारी गुफ्तगू करते हुए ये बात की, बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, कि अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि क्या एजेंसियाँ ये मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक ये मुल्क चलना है। फिर उन्होंने कहा कि सेक्टर कमांडर को आपने क्या बना दिया है, वो क्या कोई चांद पर रहता है, क्या हैसियत है उनकी। एक 18वें ग्रेड का ऑफिसर है और आपने उसको न जाने क्या बना दिया। आप ऐसे उसके ताबे हो चुके हैं कि जैसे वो न जाने क्या कर देगा, कौन सी ताकत है उसके पास। तो उन्होंने कहा कि आप लोग ज़रा हौसला रखें, ये इस तरह बिल्कुल जो है कानून की धज्जियाँ उड़ाना, इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाना सिर्फ एक शख्स के खौफ में, ऐसे मुल्क नहीं चलने वाला। तो उन्होंने अब साफ साफ जनाब बता दी है अपनी पूरी आगे की प्लानिंग कि अगर तो यहीं पे मामला सॉर्ट आउट करना है तो बंदा भी प्रोड्यूस कर दें, और इसके साथ साथ जो भी आपने कोई बली का बकरा बनाना है तो उसकी किसी की कुर्बानी भी दें, यानी कि जिसको भी आपने, इस ज़ाहिर है इस केस में फिर जो भी साबित होगा कि जिसने उन्हें गैर कानूनी तौर पर उठाया, किसी ना किसी को जेल तो जाना पड़ेगा। तो आम तौर पर तो यही होता है कि जो नीचे का कोई बंदा होगा अफसर, उसी को ये भेजवा दें। और जो भी आपने ये सोचना है, तय करना है, उसके लिए वक्त बड़ा कम है, क्योंकि कल जज साहब ये कह रहे हैं कि जनाब अब सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई। और फिर उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट 1-2 रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये फिर बात की कि देखिए आप ये क्या कर रहे हैं, अगर आप इस तरह कोई तरीका है कि बंदा आप दरवाज़ा खटखटाएं और बंदा उठा के ले जाएं, तो आप बेसिकली क्या अवाम को मैसेज दे रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि अवाम जो है वो इन इदारों के वजूद के ऊपर सोचने पे मजबूर हो जाए, इनसे नफ़रत करने लगे और सोचने लगे कि हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये मुल्क चलना होगा तो इनके बगैर भी चल जाएगा। तो ये आप किस तरफ अवाम को लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर ये बड़ी सोचने की बात है। ये बहुत सारे लोग, ये खान साहब भी यही बात करते हैं, ये और बहुत से सीनियर लोग भी ये बात करते हैं, आज जजेस भी ये बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये कि जो बंदा ये बात करता है उनको लगता है कि ये बंदा दुश्मन है, ये बंदा जो है ये गुमराह है, ये बंदा जो है उन मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ है, ये बंदा गद्दार भी है, जो भी एजेंसियों के किरदार के ऊपर सवाल कर रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो भी ये बात कर रहा है वो खुद इन इदारों की भलाई की बात कर रहा है, क्योंकि इस तरह चलने में इदारों की भलाई आगे नज़र नहीं आती कि आप लोग एक्सपोज हो जाएं और लोग आपसे इस तरीके से नफ़रत करने लगें, वो सोचने पे मजबूर हो जाएं कि क्या आप कानून के मुताबिक चल रहे हैं।
तो लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने आईनी किरदार के मुताबिक चलेंगे तो आपकी भी इसमें इज्जत है और मुल्क की भी बका है, लेकिन अगर आप उससे बाहर जाएंगे, तजावुज़ करेंगे, तो फिर आपके अपने इदारे के लिए भी ये बात दुरुस्त नहीं है। तो देखा जाए तो ये एक वेल विशर का मशवरा है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा इसको इंटरप्रेट किया जाता है, और जो ख़ास तौर पर हुकूमती चमचे हैं वो ज़्यादा इसको उल्टा इंटरप्रेट करके जजेस के ख़िलाफ़ चढ़ दौड़ें, बजाय इसके कि उनका वर्ड ऑफ विजडम लिया जाए और सोचा जाए कि वो बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन उल्टा उन्हीं के ऊपर चढ़ाई कर दी जाती है और उन्हीं के ऊपर लेबल लगा दिए जाते हैं कि ये इदारों के ख़िलाफ़ हैं, ये मुल्क के ख़िलाफ़ हैं। तो ये इस वक्त जो है हमें सूरत हाल नज़र आ रही है। बहरहाल जी, ये अब कल तक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा। मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है इसके ऊपर बिल्कुल कोई नरमी दिखाने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। मुझे समहाउ कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद इस तरह की सूरत हाल में मज़ीद मामलात को आगे बढ़ाने से पहले ही उन्हें अहमद फरहाद को रिहा कर दिया जाए, ताकि किसी हद तक ये मामला संभले। अगर नहीं रिहा किया जाएगा तो फिर जाहिर है मज़ीद इसमें तनाव आएगा। तो आज मुझे काफ़ी उम्मीद है कि हो सकता है कि अगली हेयरिंग से पहले उनको रिहा कर दिया जाए। अब आ जाते हैं जी दूसरे केस की तरफ, जहां पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो आज काफ़ी बरहम नज़र आ रहे थे। ये बात है जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल की, और मैं ज़रा एक करेक्शन भी कर दूं कि पिछले वीलॉग में मैंने जब इसका जिक्र किया तो मैंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नाम ले लिया था कि वो हेयरिंग कर रहे हैं। गलती से ये मेरे मुंह से नाम निकल गया। असल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को लीड कर रहे हैं, और आज ये तीनों हलकों में समाअत के मौके पर ये कहा गया था कि आरओज़ भी पेश हों, जो जीते हुए हारे हुए सारे उम्मीदवार हैं वो फॉर्म 45 के साथ पेश हों। लेकिन आज के रोज़ वही हरकतें कि जनाब आरओज़ भी पेश नहीं हुए और वही हीले बहाने करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर भी जो जहांगीरी साहब हैं जस्टिस, उन्होंने भी खूब फिर खरी सुनाई और कहा कि अब आप लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ से आप घुमा फिरा के सालों साल केस चलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये केसेस का फैसला चंद हफ्तों चंद दिनों में आएगा। और उन्होंने कहा कि जी अगली दफ़ा अगर आरओज़ पेश ना हुए तो फिर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। अगले हफ्ते तीनों इसकी समाअत होगी हलकों की, और अलग अलग दिनों में समाअत होगी। उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 भी लेके आएँ, फोरेंसिक कराना पड़ा तो फोरेंसिक कराएंगे, इंटरनेशनली कराना पड़ा तो इंटरनेशनली कराएंगे, और साथ साथ जो लोग भी यहाँ पर आएंगे, गवाहियाँ देंगे, हलफ देंगे, उनको कुरान पर हलफ देना होगा। और कोई जो झूठा हलफ देगा, झूठी बात करेगा, जो कि बाद में कानूनी तौर पर जब चेक किया जाएगा 45 को उसके मुताबिक ना हुआ, तो जो झूठा बयान हल्फी जमा कराएगा वो जेल भी जाएगा। तो साथ साथ ये भी इंडिकेशन दे दी कि सिर्फ सीट नहीं जाएगी, सज़ा भी मिलेगी जो भी इस पूरी धांधली में मुलव्वस होगा। तो ना तो आप झूठा बयान हल्फी जमा करा सकते हैं और ना कोई 2 नंबरी करने की कोशिश करें फॉर्म 45 के साथ, क्योंकि ये इंटरनेशनल फोरेंसिक हम कराएंगे। तो यहाँ पे भी जज साहब बड़े क्लियर माइंड हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो जीते हुए हैं वो अपने सारे फॉर्म लेके आए हैं, तो आप क्यों नहीं लेके आ रहे? अगर आप जीते हुए तो आप भी ले आते। फिर उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शन दी है वो ये कि जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, जो कि इस्लामाबाद के 2 हलकों में खुद भी उम्मीदवार थे जो कि जीत नहीं सके थे, और कई टॉक शोज़ पे वो इस बात की गवाही दे चुके हैं कि पीटीआई के उम्मीदवार उन हलकों में जीते हुए हैं, तो उनको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया, और साथ साथ टीएलपी के जो उम्मीदवार हैं उनको भी तलब किया, और उन्हें भी ये कहा है कि आप भी अपने अपने फॉर्म 45 लेकर आएँ। तो अब तुले बैठे हैं जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान। अब सामने सब कुछ खुलेगा, हल्के खुलेंगे, सामने 45 होगा, और जिनके यानी 3-4 उम्मीदवारों के अगर एक फॉर्म 45 हुआ और नून के उम्मीदवारों को जिनको झूठा जितवाया गया है उनका अलग फॉर्म 45 होगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वैसे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को मेरा मशवरा है कि थोड़े दिनों के लिए ज़रा किसी सेफ प्लेस पे चले जाएं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल जी ये मामला भी अब अगले हफ्ते सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है, और ये किसी ठिकाने पे बात लगेगी, ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकेगा। इसी तरह PP 133 ननकाना से राना अरशद जो नून लीगी उम्मीदवार थे, इनका नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने यहाँ पर समाअत की और उनकी तरफ से ये सीट जो है अब नून लीग के हाथ से ले ली गई है, और जनाब इनका भी नोटिफिकेशन जाली जीत का जो था वो भी कलअदम करार दे दिया गया है। तो काफ़ी अब जैसे मैंने आपको बोला कि नज़र आ रहा है कि अदालतें अब खड़ी हुई हुई हैं। उधर इमरान खान साहब की आज 3 केसेस में बरीयत हो गई है। 2 इनके केसेस थे पुराने केसेस जो आज़ादी मार्च में इनके खिलाफ बनाए गए थे दफ़ा 144 की कोई खिलाफ वर्जी पर, जबकि एक 9 मई वाला केस भी था, और इन तीनों केसेस में इमरान खान साहब की बरीयत हो गई है अदम
शवाहिद की बुनियाद के ऊपर। साथ ही साथ PTI के दीगर मेंबरान शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी, फैसल जावेद और शेख रशीद साहब की भी जो इसमें बरियत है वो हो गई है। तो ये एक काफ़ी आज साय ऑफ रिलीफ है। तो जिस तरह ये केसेस बनते हैं सियासी तौर पर, उसी तरह हमें ढहते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ना इनके पास कोई शवाहिद उस तरह से होते हैं, और ये दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी ये तो बहुत ही इंतकामी कार्रवाइयों के लिए सिर्फ चीज़ें इस्तेमाल हमेशा होती हैं। लेकिन जो 9 मई वाला केस था उसमें जो फैसला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जज साहब ने ये लिखा है कि आप कोई शवाहिद प्रोड्यूस करने में नाकाम रहे हैं और बादियुन नज़र में जो आपकी स्टोरी आपने बताई है वो बिल्कुल मशकूक है, और किसी भी तरह आप बानी PTI के ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। तो ये 9 मई का जो मामला है उसके ऊपर भी ये अदालत का फैसला था, और साथ ही बरी भी कर दिया। तो बहरहाल जी ये एक अदालत से हुआ है, ज़ाहिर और अदालतों में भी केस हैं, कोई एक जगह पे तो है नहीं। तो ये सारी सूरत हाल आज अदालतों की तरफ से रही। अब मैं आपको ये बता दूं कि अदालतों के खिलाफ क्या किया जा रहा है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट डटे हुए हैं। मैंने आपको कई दफ़ा तफसील बताई है कि जजेस की अदम तैनाती के ऊपर वो बरहम हैं, और अब उन्होंने मरियम नवाज़ को भी इस हवाले से तलब कर लिया है, और जो ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जजेस नहीं लगा रहे, इसी तरह से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए उन्होंने नाम दिए हैं उनको भी अपॉइंट नहीं किया जा रहा। तो अब पहले तो उन्होंने कोशिश की कि इनके खिलाफ वकला को खड़ा कर दिया जाए, कोई वकला तहरीक खड़ी कर दी जाए जिसकी वजह से ये दबाव में आ जाएं। जब वो दबाव में नहीं आए तो उन्हें डराया धमकाया गया कि आपके खिलाफ रेफरेंस ले आएंगे, तब भी वो दबाव में नहीं आए। तो अब उनको एक तीसरे तरीके से जो है लाहौर हाई कोर्ट से रिमूव करने की एक नई कोशिश की जा रही है। खबर आज ये मिली है कि जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को तलब कर लिया गया है। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की असामियां खाली हैं, और इन खाली असामियों के लिए जो नाम तजवीज़ किए गए हैं उनमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम भी है, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम भी है, और इसके अलावा भी लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर मजीद जज साहिबान के नाम हैं। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का भी इसमें नाम है, और भी 2-3 नाम है। इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट से भी एक और जज का नाम है। तो ये 3 जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जो लाए जाने हैं, अब कोशिश ये हो रही है कि ये जजेस जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से ले आया जाएं या सिंध हाई कोर्ट से, और दोनों जगह पे आपको मालूम है कि जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो काफ़ी डटे हुए हैं। तो उनको वहाँ से हटाने का अब ये एक नया पैंतरा जो है वो हमें नज़र आ रहा है। वरना अगर इन्होंने तैनाती करनी होती तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि सीनियर मोस्ट हैं उन्हें क्यों नहीं कंसिडर किया गया जनाब? फिर आप आमिर फारूक साहब को वहाँ पे ले जाते। लेकिन क्योंकि इसलिए कि पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बाकी जज साहिबान हैं वो तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आए हुए हैं, वो तो समझ नहीं लग रही कि उनको मैनेज कैसे करें। तो ऐसी सूरत में थोड़ी सी एक पनाह है कि आमिर फारूक साहब वहाँ पर मौजूद हैं, तो इसलिए आमिर फारूक साहब को वहाँ से रिमूव नहीं कर रहे, वरना सीनियर मोस्ट हैं, आप उनको वहाँ पे ले जाएं। लेकिन नहीं, वहाँ से हटाया जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट से, वहाँ से हटाया जा रहा है सिंध हाई कोर्ट से, ताकि कोशिश बज़ाहिर ऐसी नज़र आ रही है कि किसी तरह वहाँ की जो रुकावटें उन्हें दूर किया जाए। लेट्स सी कि इसके ऊपर हतमी फैसला क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर तो इसमें यही एक मुझे वजह नज़र आ रही है कि वो चूँकि और किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो अब उनको टेक्निकली वहाँ से रिमूव करके सुप्रीम कोर्ट में लाने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। तो बहरहाल जी ये अब इस पे देखते हैं मूवमेंट। उससे पहले क्या ये अपने जो जजेस हैं इनकी तैनाती का मरहला मुकम्मल अगर कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो ये काफ़ी उनके लिए फिर भी मुश्किल बना ही जाएंगे जाते जाते। अच्छा जी, आखिर में सिर्फ ये बता दें आपको कि आज जो ईरानी सदर हैं उनके हवाले से अफसोसनाक सूरत हाल जो पहले रात को बनी हुई थी वो फाइनली क्लियर हो गई। पता यही चला है कि वो जाबहक हो गए हैं। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपसे कहा था कि ये बड़ा मुश्किल है कहना कि वो इसमें बच सकते हैं, क्योंकि जिस किस्म के ये हादसा है उसमें बज़ाहिर कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो फिर काफ़ी देर से ही सही, लेकिन रेस्क्यू की टीमें जब मलबे तक पहुंची तो पता यही चला कि उसमें जितने भी अफराद मौजूद थे वो तमाम के तमाम शहीद हो गए हैं। ईरानी सदर भी शहीद हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं ज़ाती तौर पर उनको रिस्पेक्ट देती थी और मेरी नज़र में वो एक दलेर और गैरतमंद किस्म के सरबराह थे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन इनकी जो मौत है ये आप फिर मैंने जैसे पहले कहा था कि ये सस्पिशियस होगी और ये हो रही है। अब लोग इस बात पे जिक्र कर रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए,
कि अगर ख़राब मौसम था तो बाकी 2 हेलीकॉप्टर कैसे बच गए, सिर्फ इन्हीं का हेलीकॉप्टर उसकी ज़द में क्यों आया। और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं इन्हें फ़िज़ा से निशाना तो नहीं बनाया गया हेलीकॉप्टर को, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जनाब इनके हेलीकॉप्टर को फ़िज़ा में निशाना बनाया गया दुश्मन की तरफ से, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर गिरा है। हर पहलू से तहकीक होनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ें अमूमन जिसको कहते हैं ना हिस्ट्री में बस राज की तरह दफन ही हो जाती हैं और कोई खुलकर बात सामने नहीं आती। लेकिन चूंकि उनके लिए सब कुछ नॉर्मल तो नहीं था, खटक तो वो रहे थे अमेरिका को, इसराइल को और बहुत सी ताकतों को, तो इसलिए खारिज से इम्कान नहीं है ये कहना कि उनको किसी ने निशाना बनाया हो। उसके बाद फिर आज तक कभी तहकीकात भी नहीं होती, चीज़ें उस तरह से वाजे भी नहीं हो पाती। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब को भी उनकी जो शहादत है उसका बताया गया है, जेल के अंदर से उनका भी पैगाम आया है और उन्होंने भी कदर अफसोस का इजहार किया, रंज का इजहार किया है। और खान साहब ने ये भी बल्कि कहा कि मौजूदा दौर में फ़लस्तीन की क़यादत के लिए उनके हक़ में आवाज़ उठाने वाले वो एक बड़े यानी तवाना लीडर थे, बड़े जुर्रत वाले लीडर थे और उनका जाना जो है वो वाकई एक सानहे से कम नहीं है। तो खान साहब काफ़ी उनके ऊपर रंजीदा नज़र आए हैं और उनको खराज अकीदत भी पेश किया है। ख़बरें और भी हैं लेकिन अगले व्लॉग में आप डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।